सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू पी स्टार्स ट्यूटोरियल। इस सेशंस के इंसाइड हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा जो क्लास है स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट पेपर बेस्ड, उसकी अपनी एनालिसिस क्लास ही है। ठीक, इसमें हम लोग स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट पेपर के इंसाइड जो यूनिट सेकेंड का जो पार्ट है, जो स्टैटिस्टिकल मेथड से रिकॉर्डेड है, तो इसके अपने जो सिलेबस और साथ में जो यूपीएससी आईएएस 2024 के जो एग्जाम हुए थे उसके अपने फाइनल लिस्ट का, मतलब उसमें जो नंबर ऑफ कैंडिडेट जो सेलेक्ट हुए उसका अपना फाइनल मतलब रिजल्ट भी आ गया है। तो उसी को देखते हुए हमारा ये स्टैटिस्टिक्स सेकेंड पेपर बेस्ड, मतलब फर्स्ट पेपर बेस्ड, ये स्टैटिस्टिकल मेथड्स को लेके हमारी ये एनालिसिस क्लास ये है। ठीक, इसमें इसके अपने सिलेबस कैसे हैं, किस तरीके से 2024 में ये क्वेश्चंस आए हुए थे, ठीक, इनको लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जस्ट इसके पहले लेक्चर्स में हम लोग जो यूनिट फर्स्ट का जो पार्ट है, जिसमें हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी का जो पार्ट है, उसकी हमारी एनालिसिस क्लास हो गई है। तो आप में से जो भी उस लेक्चर्स को नहीं देखे उसको देख भी सकते हैं। ठीक, उसमें मैंने ये बताया कि उसके अपने सिलेबस क्या है, किस तरीके से क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक, और मैंने कुछ 2024 के क्वेश्चंस को भी लेकर वहाँ पे भी सोल्यूशन उसको लेकर मैंने डिस्कस किया था। सेम उसी वे में हम लोग इसमें भी क्या, इस सेशंस के इनसाइड भी हम लोग जो स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट पेपर के इनसाइड जो स्टैटिस्टिकल मेथड्स का जो पार्ट है उसके अपने सिलेबस और इसके क्वेश्चंस किस तरीके से आईएएस 2024 में पूछे गए थे विद सोल्यूशन, उसको लेकर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक, वैसे अगर देखा जाए तो स्टैट्स फर्स्ट पेपर के इनसाइड टोटल 4 यूनिट्स इसमें इंक्लूड होता है, जिसपे हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी पार्ट, स्टैटिस्टिकल मेथड, न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस का पार्ट होता है। तो ये हमारा सेकेंड ऑफ लेक्चर्स है स्टैट्स फर्स्ट पेपर को लेके, जिसमें हम लोग स्टैटिस्टिकल मेथड से रिगार्डेड जो अपने जो क्वेश्चंस पैटर्न या उसके अपने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते और देखते हैं। तो फर्स्ट एज इट हम इसके सिलेबस को देख लेते हैं। तो इसमें जैसे स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट पेपर की इनसाइड, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि इसमें 4 यूनिट्स इंक्लूड होता है, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिकल मेथड, न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस का ये पार्ट होता है। तो प्रोबेबिलिटी पार्ट को तो लेकर हम लोग डिस्कस कर लिए, और ये स्टैटिस्टिकल मेथड है जिसमें जो अगर इसमें स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट या एज इट इसमें हम कह सकते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, फिर स्टैटिस्टिक्स सेकेंड मतलब फर्स्ट बेसिस हम कह सकते हैं बाइवेरिएट एंड मल्टीवेरिएट डेटा। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के इनसाइड जिसमें कोरिलेशंस, मतलब इसमें सॉरी कलेक्शंस, कंपाइलेशन, प्रेजेंटेशंस ऑफ डेटा, चार्ट, डायग्राम, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मेजर ऑफ लोकेशन, डिस्पर्सन, स्केनेस और कर्डोर। इट मीन्स ये क्या स्टैट्स का जो कोर ऑफ जो पार्ट या बेसिक हम कह सकते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, जिसमें मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी, मेजर ऑफ स्केनेस, कर्टोसिस, ये सारे जो टॉपिक आते हैं फर्स्ट उसको रिप्रेजेंट करता है। और उसके बाद वाइब्रेट मल्टीपल डेटा की अगर बात करते हैं तो ये इसमें एसोसिएशन, कॉन्टिजेंसी, कर्व फिटिंग एंड ऑर्थोगोनल पॉलिनोमियल, वाइब्रेट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, रिग्रेशंस, लीनियस पॉलिनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द कोरिलेशन कोफिशिएंट, पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशन, इंट्रा क्लास कोरिलेशन, कोरिलेशन रेशियो। ये एज इट इसका स्टैट फर्स्ट पेपर का सेकेंड यूनिट्स का ये सारे अपने सिलेबस हैं। उसके साथ साथ इसमें सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस का भी पार्ट, जिसमें सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस इनसाइड हम कह सकते हैं काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, टी डिस्ट्रीब्यूशंस या एफ डिस्ट्रीब्यूशन, साथ में उसके एप्लीकेशंस फॉर। तो इसमें जो एप्लीकेशन फॉर द लार्ज सैंपल एंड स्मॉल सैंपल बेस्ड ये लेके इसमें इंक्लूड होता है। वैसे इसमें नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स की बात कर सकते हैं, तो इसमें नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स में जैसे टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट हो गया, साइन, मीडियन, रन, वेलकॉक्सन्स, वन विटने, वर्ल्ड वन फोर्स एंड कोलबो सेमिनोर टेस्ट होता है। तो ये एज इट इसके अपने क्या है सिलेबस है। अब इसमें तो हम कह सकते हैं स्टैट्स फर्स्ट पेपर की इनसाइड जो यूनिट सेकेंड है, इसमें टोटल इसके 4 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट जो है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स से रिगार्डेड है, सेकेंड एज इट इसमें बाइवेरिएट एंड मल्टीवेरिएट डेटा से रिगार्डेड है, और उसके साथ साथ इसमें कह सकते हैं थर्ड एज इट इसमें सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड फोर्थ इसमें नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स है। अब इन टॉपिक से रिगार्डेड जनरली यूपीएससी आईएएस जो स्टैट्स फर्स्ट पेपर होता है उसमें क्वेश्चंस किस तरीके से किस टॉपिक से कितने कैसे पूछे जाते हैं। तो अगर हम इसमें देखते हैं तो स्टैट्स फर्स्ट पेपर के इनसाइड टोटल 80 क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक, वन क्वेश्चन जो होता है 2.5 मार्क्स का होता है, और इसमें 0.75 इसमें निगेटिव मार्किंग होते हैं। इट मीन्स ओवरऑल ये जो फर्स्ट पेपर जो होता है 200 मार्क्स बेस्ड बनता है। तो अगर हम स्टैट फर्स्ट पेपर के इनसाइड यूनिट सेकेंड का जो पार्ट जिसमें स्टैटिस्टिकल मेथड्स की बात कर सकते हैं, तो 2024 में किस तरीके से टॉपिक बेस्ड कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो जनरली हम देख सकते हैं जो नॉर्मली इसमें देखा जाए तो 20 क्वेश्चन फ्रॉम ईच एंड एवरी टॉपिक से ये पूछे जाते हैं, जिसमें फर्स्ट प्रोबेबिलिटी पार्ट से भी 20 क्वेश्चन, वैसे स्टैटिस्टिकल मेथड से भी 20 क्वेश्चन, इसमें न्यूमेरिकल एनालिसिस से भी 20 क्वेश्चंस
एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन से भी 20 क्वेश्चंस होता है। बट अगर ऐसे इस बार देखा जाए 2024 में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो एलोकेट किए गए हैं 20 क्वेश्चन बेस्ड हम कह सकते हैं, तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स से इस बार एक भी क्वेश्चन स्टैट्स फर्स्ट पेपर के इनसाइड नहीं पूछा गया था। बाइवेरिएट एंड जो मल्टीवेरिएट डेटा है जिसमें कोरिलेशन कोफिशिएंट, रिग्रेशंस, उसके बाद बाइवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस आ जाता है, मल्टीपल एंड पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट कर सकते हैं, थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ से आईएसएस फर्स्ट पेपर के इनसाइड यूपीएससी आईएसएस जो फर्स्ट पेपर्स है इसमें 6 to 7 क्वेश्चंस ये पूछे गए हैं। ठीक, अब वो जो क्वेश्चन जनरली कोरिलेशन कोफिशिएंट से रिगार्डेड है, रिग्रेशन से रिगार्डेड हम कह सकते हैं इसमें, और इसमें बाइवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड भी क्वेश्चन ये हैं। ठीक, तो यहाँ से ये क्वेश्चन 6 मिला के इसको 6 to 7 क्वेश्चन एज इट इसमें पूछे गए हैं। इसमें थियरी ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड मल्टीपल एंड पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट से इस बार आईएसएस में क्वेश्चंस नहीं पूछा गया था। ठीक, नेक्स्ट अगर हम कह सकते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से, तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से जैसे टी डिस्ट्रीब्यूशन, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, टी डिस्ट्रीब्यूशन से एफ डिस्ट्रीब्यूशन, इनके डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट को लेके क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। और जनरली मतलब इस बार जो आईएसएस में अगर देखा जाए 2024 का जो एग्जाम हुए थे उसमें 9 to 11 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए। अब 9 to 11 क्वेश्चंस करने का मतलब कि जैसे डिस्ट्रीब्यूशंस का नेचर हम ऐसे इसको कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, कुछ एक्सपेक्टेशन बेस्ड कुछ इस तरीके से बनते हैं, तो एक एक्सपेक्टेड रेशियो इसमें बता दिया जा रहा है कि 9 to 10 क्वेश्चंस इसमें पूछे गए। अब वो डिस्ट्रीब्यूशंस का भी पार्ट हो सकता है, जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से रिगार्डेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कॉची डिस्ट्रीब्यूशन से बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होते हैं, वो इन टर्म ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस के इनसाइड भी आ जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो एक आइडिया इसमें दिया गया 9 to 10 क्वेश्चन। और नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स से भी इस बार यूपीएससी आईएसएस 2024 में क्वेश्चंस नहीं पूछा गया था। तो जनरली जो इसके जो हाईलाइटेड जो टॉपिक हम कह सकते हैं यूनिट सेकेंड बेस्ड, ये जो स्टैटिस्टिकल मेथड्स का जो पार्ट है इसमें बाइवेरिएट एंड मल्टीवेरिएट डेटा से 6 to 7 क्वेश्चन एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से 9 to 11 क्वेश्चन है। लेकिन अगर एक नॉर्मल वे में देखा जाए तो यूनिट सेकेंड बेस्ड जो स्टैटिस्टिकल मेथड्स का जो पार्ट होता है इससे 20 क्वेश्चंस के नियर अबाउट पूछे जाते हैं। ठीक, तो अगली बार हो सकता है 2025 में इससे भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाएं, यहाँ से भी एज इट इस तरीके से, तो ये हो सकते हैं। तो ईयर टू ईयर ये इसके पैटर्न थोड़े बहुत बदलते रहते हैं, बट क्वेश्चंस का लेवल एज इट ये सेम होता है। अब इसमें मैंने किया क्या है कि जो 2024 में जो इन टॉपिक से रिगार्डेड, जैसे इसमें आपका बाइवेरिएट मल्टीवेरिएट डेटा हो गया या सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से रिगार्डेड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इसमें मैंने टोटल 10 क्वेश्चंस को पिक किया है। और जस्ट इसके पहले लेक्चर्स में मैंने 6 क्वेश्चंस को लेकर डिस्कस किया था, वो प्रोबेबिलिटी बेस्ड थे, जिसमें हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी का अपना जो बेसिक पार्ट था, रैंडम वेरिएबल, स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशंस और लिमिट थ्योरम से रिगार्डेड मैंने क्वेश्चंस को लेकर डिस्कस किया था। और यहाँ पे हम लोग जो जनरली जो बाइवेरिएट एंड मल्टीवेरिएट डेटा से रिगार्डेड और साथ में सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड जो क्वेश्चन पूछे गए उनको लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, तो ये मैंने एक कह सकते हैं बेसिक इसके अपने पैटर्न को बताया कि यूपीएससी आईएसएस 2024 में किस टॉपिक से कितने सारे क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं, कैसे नहीं हम कह सकते कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो कहाँ से पूछे गए थे, किस टॉपिक से रिगार्डेड हम कह सकते हैं, वो मैंने लेके यहाँ पे डिस्कस किया। अब हम लोग आ जाते हैं इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस पूछा गया, तो मैंने इसमें टोटल 10 क्वेश्चंस को पिक किया है जो स्टैटिस्टिकल मेथड से रिगार्डेड ये है। और ये खासकर क्वेश्चन जो है वो किस पे बेस्ड है, तो बाइवेरिएट एंड मल्टीवेरिएट डेटा से रिगार्डेड है जिसमें, और उसके साथ साथ हम कह सकते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है ये मतलब इसमें कहा है कंसीडर द फॉलोइंग नेक्स्ट टू आइटम दैट फॉलो, xi x1 x2 डॉट xn क्या है, रैंडम सैंपल ड्रॉन फ्रॉम द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड एस स्क्वायर और x बार ये डिफाइन किया गया। तो व्हाट इज द मोमेंट जेनेरेटिंग फंक्शंस ऑफ एस स्क्वायर, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है खासकर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस को लेके। वैसे अगर हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस के इनसाइड लेके डिस्कस करते हैं तो जैसे काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, टी डिस्ट्रीब्यूशंस, एफ डिस्ट्रीब्यूशंस होता है, इनके अपने जो पेरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से ये सब कुछ लेके डिफाइन किए जाते हैं। तो इस केस में यहाँ से एस स्क्वायर की बात की जा रही है कि एस स्क्वायर का मोमेंट जेनेरेटिंग फंक्शंस क्या होगा। तो यहाँ से हम फर्स्ट एजिटिस के डिस्ट्रीब्यूशंस को क्या करें, आइडेंटिफाई करें एस स्क्वायर का, और जैसे एस स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशंस आइडेंटिफाई कर ले जाएंगे तो वैसे हम इसके मोमेंट जेनेरेटिंग फंक्शंस को हम लोग बता सकते हैं। ठीक, तो फिलहाल ये तो अपने क्वेश्चंस के स्ट्रक्चर्स हो गए
और इसमें नेक्स्ट टू आइटम की बात किया जा रहा है। जब नेक्स्ट टू आइटम की मतलब यहाँ पे कंसीडर द फॉलोइंग नेक्स्ट टू आइटम नेक्स्ट थ्री आइटम, तो ये क्वेश्चन बड़े एक सिस्टमैटिक पैटर्न बेस्ड होते हैं। अगर एक सॉल्व होगा तो बाकी उसी वे में ऑटोमेटिकली ये सॉल्व हो जाते हैं। ठीक, अब इस क्वेश्चन का सोल्यूशन मैंने एक सिंपल वे में यहाँ पे रखा हुआ है। अगर एक्स आई एज ए रैंडम सैंपल है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड है, एस स्क्वायर और साथ में ये गिवन है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं वाई मैंने एक न्यू वेरिएबल्स इसमें डिफाइन किया एन माइनस वन एस स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर, बस इसको एन माइनस वन की इधर ट्रांसफर कर और दोनों में हम सिग्मा स्क्वायर से डिवाइड कर दिए। तो अब इधर वाला जो स्ट्रक्चर से ये एज इट का स्क्वायर को फॉलो करेगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, ये एन माइनस ये वन हो जाएगा। तो अब y एज ए काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करें, डिग्री ऑफ फ्रीडम एन माइनस वन हो जाएगा। तो हम इसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, इसका mgf को यहाँ पर रख सकते हैं। यहाँ से हम कहते हैं x अगर ये काई स्क्वायर को फॉलो करे, डिग्री ऑफ फ्रीडम n दिया गया, तो इस केस में m ऑफ x एंड t जो होता है वो क्या होता है, वन माइनस टू टी का पावर ये माइनस एन बाई ये टू होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग इसके क्या किया गया, mgf को यहाँ पे अरेंज कर दिया गया। अब ये इसमें टर्म दिया, इसको हम y इक्वल टू इतना कर दिए, दिस इंप्लाइज यहाँ पे एस स्क्वायर इन टर्म ऑफ y लिख सकते हैं। तो ये हमारा सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन माइनस ये वन आ गया। ठीक, अब इसी के बेसिस पर हम एस स्क्वायर का क्या करेंगे, mgf निकालेंगे। तो यहाँ पे m ऑफ एस स्क्वायर इन ब्रैकेट t जो दिया गया, इसमें जनरली क्या m ऑफ ये c ऑफ x एंड t, इसमें कह सकते हैं m ऑफ ये x एंड c ऑफ t, इस फार्मूले का यूज करके हम इसको लेके क्या करेंगे, सॉल्व करें। तो फिलहाल वही कॉन्सेप्ट किया गया, इसमें यूज किया गया, ये c हो गया और ये तो एज टर्न दिया गया, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक, तो अब जो t वाला जो टर्न इसको रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ से हमारा क्या होगा, m ऑफ ये एस स्क्वायर, इसका अपना क्या हो गया, mgf ये आ गया। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग देख सकते हैं इसमें कौन सा मैच कर रहा है, यहाँ से तो डी ऑप्शन से एज इट इज से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी ऑप्शन क्या आपका ये करेक्ट है। ये बहुत फेमस फॉर्मेट ये है। अब जैसे यहाँ से हम लोग इन टर्म ऑफ ए काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन से इसको लेके निकाल दिए, तो इससे रिगार्डेड कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी बन सकते हैं कि यहाँ से बताइए कि एक्सपेक्टेशंस ऑफ ए एस स्क्वायर क्या हो जाएगा एंड वेरिएंस ऑफ एस स्क्वायर क्या हो जाएगा, इस तरीके से, या एक्सपेक्टेशंस ऑफ वन अपॉन एस स्क्वायर क्या हो जाएगा, या वेरिएंस ऑफ वन अपॉन एस स्क्वायर की वैल्यू क्या है। यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चंस आईएसएस में पूछे जा सकते हैं और फिलहाल इस बार ये पूछा भी गया है। ठीक, तो ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग सेम उसी पैटर्न में, जैसे यहाँ पे बोला गया है कि कंसीडर द फॉलोइंग नेक्स्ट टू आइटम, तो पहले तो हम लेके डिस्कस कर लिए। अब इसी कॉन्सेप्ट को लेके जो सेकेंड क्वेश्चन दिया गया, आर एज इट इन टर्म ऑफ ए गामा फंक्शंस लेके डिफाइन किया गया, तो कहा जा रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेशंस ऑफ वन अपॉन एस स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग y इन टर्म ऑफ एस स्क्वायर, इसको इन टर्म ऑफ ये काई स्क्वायर लेके इसको लेके डिफाइन कर लिए हैं। तो सेम इसी वे में हम लोग क्या करेंगे, इसको भी लेके वर्क करेंगे। तो फिलहाल मैंने इसका भी इसका अपना सोल्यूशन इसमें रखा हुआ, फिलहाल आप इसको ऑप्शंस को देख सकते हैं। ठीक, क्या किया गया, इसमें एस स्क्वायर दिया गया, वन अपॉन एन माइनस वन, इसको हम कह सकते हैं y एज इट ये काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करे, डिग्री ऑफ फ्रीडम ये, तो y को इन टर्म ऑफ एस स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, या इसको वन अपॉन एस स्क्वायर इन टर्म ऑफ y बेस्ड भी हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इन दोनों फिलहाल क्वेश्चंस में क्या कहा गया है कि एक्सपेक्टेशंस ऑफ वन अपॉन ये एस स्क्वायर, तो यहाँ से हमने वन अपॉन एस स्क्वायर के फॉर्म इसको कन्वर्ट कर लिया और इसको एक्सपेक्टेशंस के फॉर्म में रख दिया। तो एक्सपेक्टेशंस ऑफ वन अपॉन वाई हो जाएगा और y एज ए काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करे, डिग्री ऑफ फ्रीडम ये n माइनस वन दे दिया गया। तो अब ये वन अपॉन वाई जीरो टू इन्फिनिटी एफ ऑफ वाई डी ऑफ वाई। तो सिंपली काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के यहाँ पे मैंने यहाँ पे PDF रखा है। सिंपली हम कह सकते हैं अगर x काई स्क्वायर को फॉलो करे, डिग्री ऑफ फ्रीडम ये n दिया गया, तो इस केस में इसका अपना जो PDF होता है वन अपॉन टू का पावर n बाई टू गामा ऑफ n बाई टू ई टू पावर माइनस एक्स बाई टू और x का पावर n बाई टू माइनस ये वन होता है, x ये इसका रेंज होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग इसमें क्या कर दिया गया, यहाँ पे रख के इसको रख दिया गया और फिर इसको लेके सिंप्लीफाई कर दिया गया। सिंप्लीफाई करने का मतलब इन टर्म ऑफ ए गामा के फॉर्म में ये आएगा। तो एक्सपेक्टेशंस ऑफ वन अपॉन एस स्क्वायर लेके इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये वैल्यू ये एज इट इसमें आ गया। तो इसको हम इन टर्म ऑफ ए आर के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। आर की वैल्यू फिलहाल इसमें दिया गया कि ये इतना इक्वल टू ये दिया गया, तो हम यहाँ 2 को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब यही एक्सपेक्टेशंस ऑफ ए वन अपॉन एस स्क्वायर जो हो गया n माइनस वन आर अपॉन सिग्मा स्क्वायर हो गया। तो ये एक सिंपल सा एक इंटीग्रेशन है और इन टर्म ऑफ ए गामा फंक्शन। फिलहाल मैंने सोल्यूशन आप रखा हुआ है, तो आप इसको इंटीग्रेट करके आप मतलब इस पैटर्न को समझ सकते हैं। मेन इसमें जो मेन फंडा था कि यहाँ से इसको लेकर हम लोग कैसे
डिफाइन करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो वो कॉन्सेप्ट मैंने आप सभी को बता दिया। इस केस में जो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसका हम कह सकते हैं ये ए ऑप्शन एज इट ये करेक्ट है। अब देखिए ये क्वेश्चंस जब इतना आप मतलब एग्जाम टाइम में जब इतना करेंगे तभी आप इस क्वेश्चंस के आंसर तक जा सकते हैं। तो ये करने में आपको टाइम भी लगेगा और एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगभग 90 सेकेंड ये मिलता है। तो 90 सेकेंड में ये सब इसको समझना है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो ये जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी बनी रहेगी तभी जाके आपकी इस टाइप के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर जाएंगे, अदरवाइज ये मिस ही होगा, नहीं हो पाएंगे। ठीक, तो ये फेमस फॉर्मेट है कि अगर एक्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस को फॉलो करा, मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर दिया गया, तो उस केस में ये जो एस स्क्वायर ये है इसका अपना डिस्ट्रीब्यूशन। अगर इसमें हम कह सकते हैं सिंपली क्या क्या चीजें आप कहिए, देखिए आपको क्या एक्स आई नॉर्मल को फॉलो करा, मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर दिया गया, तो क्या क्या टर्म आपको याद, एक इसमें n माइनस 1 अपॉन सिग्मा स्क्वायर एस स्क्वायर, जो समेशन आई फ्रॉम 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर, ये एज इट का स्क्वायर को फॉलो करें, डिग्री ऑफ फ्रीडम ये n माइनस 1 हो जाएगा। सेम यही कर सकते हैं ये यहाँ से n और स्मॉल एस स्क्वायर अपॉन ये सिग्मा स्क्वायर, ये समेशंस आई फ्रॉम 1 to n एक्स आई माइनस ये एक्स बार अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर, ये भी का स्क्वायर को फॉलो करेगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम ये n माइनस 1। और यही हम ये कह सकते हैं इसमें एक स्ट्रक्चर ऐसे भी चलता है कि समेशंस आई फ्रॉम 1 to n एक्स आई माइनस म्यू अपॉन ये सिग्मा का होल स्क्वायर, ये एज इट का स्क्वायर को फॉलो करता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम ये इतना कॉन्सेप्ट आपको याद करके रखना है। और इसके बेसिस पे चाहे एक्सपेक्टेशंस या वेरिएंस से रिगार्डेड एज इट ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो बड़ी आसानी से किए जा सकते हैं। ठीक, तो इतना आप सभी का हो गया, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, तो ये आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं जो क्वेश्चन जो पूछा गया, कंसीडर द फॉलोइंग नेक्स्ट 4 आइटम डेट फॉलो। नेक्स्ट 4 आइटम की बात करते हैं, इसमें एक्स आई एज अ रैंडम सैंपल, ये आईआईडी रैंडम सैंपल है, ड्रॉन फ्रॉम द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन 0 एंड वेरिएंस से 1 दिया गया। तो इस केस में कहा जा रहा है कि व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग। ये भी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस का ही क्या है पार्ट ये है, और इसमें कहा जाए √2 x5 माइनस x6 प्लस x7 और अपॉन रूट के इनसाइड x1 प्लस x2 प्लस x3 का स्क्वायर और प्लस ये 3 ऑफ x4 का स्क्वायर। इसका अपना ये डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होगा इन टर्म ऑफ नॉर्मल टी या है। तो फिलहाल इसमें नॉर्मल तो होगा नहीं, ये जब भी होगा तो इन टर्म ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन। इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या रिजल्ट मतलब ऑपरेट करते हैं, तो ये इसमें हम कह सकते हैं मतलब टी डिस्ट्रीब्यूशंस का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होता है। और कैसा कि आपको ये एक्स आई अगर ये नॉर्मल को फॉलो करता विथ मीन म्यू एंड वेरिएंस ये सिग्मा स्क्वायर दिया गया, तो इस केस में एक्स बार माइनस म्यू अपॉन ए एस अपॉन ए रूट ऑफ एन, ये एज इट टी डिस्ट्रीब्यूशंस को फॉलो करता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम ये n माइनस 1 होता है। या हम ये कह दें यहाँ पे ये तो स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशंस है, क्या स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन से ये है। और अगर हम ये कहें कि जेड एज इट स्टैंडर्ड नॉर्मल को फॉलो करता है, 0 और 1 दिया गया है, और एक्स एज इट ये का स्क्वायर को फॉलो करे, डिग्री ऑफ फ्रीडम n दिया गया है, और साथ में ये इंडिपेंडेंट है, तो इस केस में जेड अपॉन ए रूट के इनसाइड एक्स बाई एन, ये एज इट फीसर टी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इस टाइप का जब स्ट्रक्चर दिया जाता है तो ये फीसर टी डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसी से रिगार्डेड एज इट ये मिलता जुलता है। तो हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को लेके क्या करेंगे, इसमें सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल मैंने इसका सॉल्यूशन इसमें रखा हुआ एक सिंपल वे में, एक्स आई है जो रैंडम सैंपल है ड्रॉन फ्रॉम द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो एज इट ये क्वेश्चंस में गिवन, इसको मैंने ट्रांसफॉर्म कर लिया है। ये वाला जो टर्म तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस को फॉलो करेगा, उसको स्टैंडर्ड वेरिएट के फॉर्म में मैंने कन्वर्ट कर लिया है। तो मतलब इसका वेरिएंस ये चीज क्या होगा, ये नॉर्मल को फॉलो करेगा, मीन 0 एंड वेरिएंस क्या होगा 3 होगा। तो इसमें √3 से डिवाइड कर देंगे तो ये स्टैंडर्ड वेरिएट के फॉर्म में हो जाएगा। इट मीन्स ये ऊपर वाला टर्म स्टैंडर्ड नॉर्मल को फॉलो करेगा 0 और 1, और साथ में यहाँ से जो रूट ऑफ 3 है तो इसमें हमको क्या अपने √3 से मल्टीप्लाई करना, √3 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये √3 मैंने यहाँ पर लिख दिया, या हम कह सकते हैं यही 3 इसमें से कॉमन कर ले जाएंगे तो ये √3 यहाँ से बाहर जो निकलेगा ये इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक, तो मतलब एक तरीके से इसमें मैथमेटिक्स लगा के इसमें किया गया। तो अब ये क्या हो गया, ये एज इट का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा, और ये भी टर्म जो क्या का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा, का स्क्वायर को फॉलो करेगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, और ये भी का स्क्वायर को फॉलो करेगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो गया। तो सम ऑफ इंडिपेंडेंट का स्क्वायर वेरिएट वो का स्क्वायर को फॉलो करता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा 2 हो जाएगा। तो अब यही √2 यहाँ पे आ गया।
ठीक। इट मीन्स ये स्टैंडर्ड नॉर्मल को फॉलो कर गया और ये काई स्क्वायर विद डिग्री ऑफ फ्रीडम ये 2 एंड डिवाइड बाय इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम 2। इट मीन्स ये टी डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कर गया, फॉलो करेगा। रिजल्ट हम लोग इसमें ये यूज करके क्या करेंगे, सॉल्व कर ले जाएंगे। इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम ये 2 आ गया, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर क्या होगा, ये बी एज इट, ये क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है और IAS में लगभग हम कह सकते हैं अक्सर ये अल्टरनेट करके इस टाइप के क्वेश्चंस ये पूछे जाते हैं। ठीक, तो ये आप सभी को समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं। यहाँ पे फोर जो क्वेश्चन कहा गया, व्हाट इज द एक्सपेक्टेशंस ऑफ 1 अपॉन x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर, x3 स्क्वायर एंड x ऑफ ये 4 स्क्वायर। फिलहाल इसमें कहा गया कि xi एज इट ए नॉर्मल को फॉलो करता है, 0 और 1 दे दिया गया। तो इस केस में x1 स्क्वायर जो होगा ये काई स्क्वायर को फॉलो करेगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 दे दिया गया। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं ये काई स्क्वायर को फॉलो करेगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, ये 4 हो जाएगा। सम ऑफ इंडिपेंडेंट काई स्क्वायर वेरिएबल होगा ये काई स्क्वायर को फॉलो करेगा। तो अगर हम इसको क्या करें, इसको y एज्यूम कर दिए तो एक्सपेक्टेशन ऑफ 1 अपॉन y की वैल्यू ये पूछा जा रहा है। तो इसको हम लोग 0 to infinity 1 अपॉन y एंड f ऑफ y एंड d ऑफ y इसको लेके क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये हमारी वैल्यू ये निकल जाएगी। तो फिलहाल इसकी मैथमेटिक्स मैंने यहाँ पे किया हुआ है एक सिंपल वे में, आप इसको देख सकते हैं। xi एज ए रैंडम सैंपल को फॉलो करा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड है। तो यहाँ से ये काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ से एक्सपेक्टेशंस ऑफ 1 अपॉन y, 1 अपॉन स्मॉल ऑफ y, f ऑफ y एंड dy रेंज हम लोग 0 से इन्फिनिटी देख सकते हैं। और इसमें PDF वही काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का PDF यहाँ से f ऑफ अगर हम x कह सकते हैं तो 1 अपॉन 2 का पावर n बाई 2 गामा ऑफ n बाई 2 e टू पावर माइनस x बाई 2 एंड x का पावर n बाई 2 माइनस 1 x ग्रेटर देन 0। इसी का अगर x एज इट ये काई स्क्वायर को फॉलो करें, डिग्री ऑफ फ्रीडम ये n दिया गया, तो हम इसी को लेके सॉल्व करें। तो फिलहाल इसमें यहाँ से रखा गया, अब यही इन टर्म ऑफ गामा के फॉर्म में आएगा। तो इसकी मैथमेटिक्स लेके की गई तो वैल्यू क्या आ गया, 1/2 आ गया। तो 1/2 आने का मतलब क्या है कि अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इसमें सी ऑप्शन क्या होगा, ये करेक्ट हो जाएगा। तो सी एज इट हम यहाँ से कह सकते हैं ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक, फिलहाल देखिए मैंने इसको मतलब यहाँ पे हम एक सिस्टमैटिक वे में मैंने इसका मैथमेटिक्स रख दिया है, तो हम आपको एक एक स्टेप नहीं बता रहे, वो तो इंटीग्रेशंस का पार्ट है जो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक, मेन इसका कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को समझना है। तो कॉन्सेप्ट मैंने बड़े सिस्टमैटिक तरीके से इसमें रखा हुआ है, तो वो आसानी से आप सभी को समझ में आ जाएगा। ठीक, तो ये हम लोग 4 क्वेश्चंस को लेकर डिस्कस कर लिए। अब जो हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट, इसमें 5th जो क्वेश्चन पूछा गया, ये भी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड है से, क्योंकि क्वेश्चंस में कहा गया कंसीडर द फॉलोइंग नेक्स्ट 4 आइटम। तो एक हम तीसरा चौथा हम लोग लेकर डिस्कस कर लिए और ये 5वां है। ठीक, उसी पे बेसिस है। तो ये x1 और साथ में स्क्वायर बेस दिया गया। तो देखने से भी एक आइडिया लग रहा है कि ये ऊपर वाला जो टर्म होगा ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 0 और 1 के बेसिस में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, और नीचे वाला जो टर्म होगा काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक, तो बस इसको ट्रांसफॉर्म कर मतलब ये फीसर टी अगर एस स्टैंडर्ड नॉर्मल को फॉलो करे 0 और 1 दिया गया, एक्स काई स्क्वायर को फॉलो करे डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, तो जेड अपॉन ए रूट के इनसाइड एक्स बाई एन, ये एज इट टी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा डिग्री ऑफ फ्रीडम ये एन, ये क्या होगा, ये टी स्टार सी जो फीसर टी डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करेगा, ये फॉलो करेगा। तो हम इसके अकॉर्डिंग इसको लिख सकते हैं। यही इसमें रिजल्ट इसमें क्या किया गया, ऑपरेट किया गया। कंडीशन इसमें क्या कि ये दोनों क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक, तो ये इतना टर्म हो गया। अब इसको यहां से मैंने एक सिंपल वे में इसका भी सोल्यूशन रखा हुआ है। xi एज ए रैंडम सैंपल है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ये है, तो ये एज इट जेड क्या होगा, इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा और साथ में ये एज इट ये काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। अब इसी टर्म को अगर हम इसमें रूट ऑफ 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल हो जाएगा, जो इसकी मैथमेटिक्स मैंने यहाँ पे किया हुआ है, देख सकते हैं आपके। तो रूट ऑफ 3 इसमें बाहर हो गया, और साथ में ये जो टर्म दिया गया ये काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड है, डिवाइड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम करेंगे तो ये एज इट इसमें 4 मल्टीप्लाई होगा, 4 डिवाइड होगा तो बाहर इसमें 2 हो जाएगा। तो अब यही एक्सपेक्टेशन बेस्ड स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इन टर्म ऑफ काई स्क्वायर कह सकते हैं। तो एक्सपेक्टेशंस ऑफ ये टी डिस्ट्रीब्यूशन एंड टी एज ए क्या है, टी जो टर्म जो दिया गया ये इन टर्म ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या 4 है। तो अब जब टी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है तो टी डिस्ट्रीब्यूशन में जो ऑड ऑर्डर मोमेंट होता है, मतलब ये म्यू 2r प्लस 1, ये एज इट क्या होता है, ये 0 होता है, एंड म्यू 2r ये एज इट क्या होता है, एग्जिस्ट होता है। तो उसका फार्मूला होता है, आप देख सकते हैं आप सभी को।
आप सभी के पास अगर SC गुप्ता की मैथमेटिकल स्टार्सिस की बुक होगी तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक, अब मेन इसमें यहाँ तो हम इसको वेरीफाई कर लें, लेकिन इसके इंडिपेंडेंट कंडीशंस को भी क्या करना है, चेक करना है। अब ये टर्म इससे क्या इंडिपेंडेंट है कि नहीं, तो यहाँ से मैंने एक इंडिविजुअली बेस्ड किया है कोवेरियंस ऑफ xi एंड xi स्क्वायर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेशंस, फिलहाल इसमें एक्सपेक्टेशंस ऑफ xi एंड xi इस प्रोडक्ट के फॉर्म में होता है, स्क्वायर कर सकते हैं। और इसमें एक्सपेक्टेशंस ऑफ xi और एक्सपेक्टेशंस ऑफ xi का स्क्वायर, तो एक्सपेक्टेशंस ऑफ xi तो जीरो, तो ये पूरा पार्ट जीरो हो जाएगा, और बाकी ये क्या होगा, एक्सपेक्टेशंस ऑफ xi की हो जाएगा। अगर xi नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस को फॉलो करता है तो उस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस में भी क्या होता है, ऑड ऑर्डर मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है, ओनली इवन ऑर्डर मोमेंट इसमें क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो ये पूरा का पूरा पार्ट ये जीरो हो जाएगा, इट मीन्स ये यहाँ से आपके ये इंडिपेंडेंट हो गए। तो अगर ये इसमें सेम टर्म बेस्ड भी चल रहा है, मतलब x1 और x1 स्क्वायर, ये भी क्या होंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। और सेम अगर ये डिफरेंट बेस चल रहे हैं xi और xj, i और नॉट इक्वल टू j है, तो वो तो ऑलरेडी क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। क्यों, क्योंकि अगर x1 एंड x2 ये इंडिपेंडेंट है, तो x1 एंड x2 स्क्वायर, x1 स्क्वायर एंड x2, x1 स्क्वायर एंड x2 स्क्वायर, ये सब क्या होंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो इस रिजल्ट का हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसमें ऑप्शन ए एज इट क्या आ गया, करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ए ऑप्शन क्या आपका ये करेक्ट है। ठीक, तो इसके अपने कॉन्सेप्ट आप सभी को समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, 6 क्वेश्चन जो पूछा गया, ये भी इसमें यहां से कहा जा रहा है कि ये स्टैंडर्ड कॉची डिस्ट्रीब्यूशंस को फॉलो करता है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ है। तो जो मैंने आप सभी को अपने इसमें सिलेबस में जो मैंने आप सभी को यहाँ पे बताया है कि जैसे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से आप देख सकते हैं 9 to 11 क्वेश्चन जो पूछा गया है, तो ये यही रेशियो इसमें वेरिएशन से है। ठीक, अब ये जो हम इस जो क्वेश्चन जो आया हुआ है, यहाँ से हम कह सकते हैं, देखिए ये तो फिलहाल सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस का पार्ट बेस्ड ये क्वेश्चंस है, इसको हम कह सकते हैं। लेकिन जैसे ये क्वेश्चंस आया हुआ है, अब इसको सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस, ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस का ये कॉन्सेप्ट है, तो एक डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ से प्रोस्पेक्टिव बेस्ड हम कह सकते हैं। तो इसलिए मैं एक वेरिएशंस मैंने रख दिया 9 to 11 क्वेश्चन या 6 to 7 क्वेश्चन, इस तरीके से रख दिया। ठीक, तो अब यहाँ से ये स्टैंडर्ड कॉची डिस्ट्रीब्यूशंस को फॉलो कर रहा है, 5 ऑफ लेमडा स्क्वायर की वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें क्या होगा, तो फर्स्ट टारगेट हमारा लेमडा की वैल्यू को क्या करना, निकालना है। तो रिजल्ट इसमें क्या करता है कि अगर x एंड y ये एज इट इज दोनों क्या है, स्टैंडर्ड नॉर्मल को फॉलो कर रहे हैं 0 और 1, और साथ में क्या ये इंडिपेंडेंट है, तो इस केस में x अपॉन ये y ये स्टैंडर्ड कॉची को फॉलो करते 0 और 1, ये रिजल्ट इसमें हमको क्या करना है, अप्लाई करना है। तो फर्स्ट जो टारगेट इसको स्टैंडर्ड वेरिएट के फॉर्म में करना, इसको भी स्टैंडर्ड वेरिएट के फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो वहीं से हमारी लेमडा की वैल्यू ये निकल जाएगी। तो यहाँ पे भी मैंने इसका सोल्यूशन रखा हुआ है, x एंड y इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स हैं, रिजल्ट इसमें, तो ये x अपॉन y क्या स्टैंडर्ड कॉची डिस्ट्रीब्यूशंस को फॉलो करेंगे। तो ये एज इट, ये क्वेश्चन बेस्ड ये मैंने इस यहाँ पे लिया हुआ है। इसमें हम क्या करेंगे, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस को फॉलो करेगा 0 एंड ये 5 हो जाएगा, तो रूट ऑफ 5 से डिवाइड कर दें, तो रूट ऑफ 5 से इसमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और साथ में ये भी टर्न स्टैंडर्ड नॉर्मल को फॉलो करेगा 0 एंड 2, इसमें रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये रूट 2 अपॉन ये रूट ऑफ 5 हो गया। अब इसको हम इसी पार्ट से क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे जो स्टैंडर्ड कॉची डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। तो लेमडा इक्वल टू आ क्या गया, इसमें लेमडा इक्वल टू हम कह सकते हैं रूट 2 अपॉन ये 5 हो गया। साथ में हमको ये भी चेक करना कि ये क्या इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, तो यहाँ से देख सकते हैं इसमें जो टर्म जो दिया गया है x3 x4 x5 x6 xn, तो ये यहाँ से ये टर्म दिया गया, और साथ में x1, ये सब इसमें कोवेरियंस ऑफ xi एंड xj i नॉट इक्वल टू j बेस्ड है, तो ये ऑलरेडी क्या होंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे जब इसमें हम कोवेरियंस ऑफ प्रॉपर्टी अपडेट करेंगे। तो ठीक, तो अब लेमडा की वैल्यू आ गया, और जो क्वेश्चंस में कहा कि 5 ऑफ लेमडा स्क्वायर की वैल्यू क्या, तो लेमडा के यहाँ पर हम रख देंगे, लेके सिंप्लीफाई करें तो 2 एज इट इसमें आ जाएगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं इसमें ऑप्शंस बी एज इट क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का बी ऑप्शन क्या होगा आपका, ये हम कह सकते क्वेश्चन नंबर 6 का बी ऑप्शन से ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये हम लोग अभी तक 6 क्वेश्चंस लेके डिस्कस कर लिए, जिसमें से 5 हम कह सकते हैं वो एज इट ए सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से रिगार्डेड ये क्वेश्चंस ये है, और बाकी ये एक लास्ट जो क्वेश्चंस ये डिस्ट्रीब्यूशंस का पार्ट इसमें कहा जा सकता है, क्योंकि नॉर्मल और कॉची का मिक्स है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। अब ये जो क्वेश्चन जो है बाईवेरिएट एंड मल्टीवेरिएट डेटा के पार्ट से ये क्वेश्चंस ये पूछा गया है।
और ये डायरेक्ट जो एस.सी. गुप्ता की जो मैथमेटिकल स्टाटिस्टिक्स की जो बुक है वहीं से ये क्वेश्चंस लेके एग्जाम्पल का पार्ट उससे डिजाइन कर दिया गया। तो मतलब आईएएस के लिए मोस्ट फेमस आपका ये बुक है, आपका ये एस.सी. गुप्ता की मैथमेटिकल स्टाटिस्टिक्स की बुक, तो इसको भी पढ़ा जा सकता है। क्वेश्चंस में क्या कहा गया है, इट इज नोन दैट द 8x - 10y + 66 = 0 एंड 40x - 18y = 214 दिया गया। Are two regressions equations, consider the following statement. First statement, the regression coefficient of x and y 0.8, the correlation coefficient is 0.6 and the most probable value of a y when x equal to 30 is 30.6 दिया गया। अब देखिए जब भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जैसे ये सब जो क्वेश्चन एक सिंगल, यहाँ पे कहीं भी स्टेटमेंट इन्वॉल्व नहीं था, जितने भी सारे हम लोग क्वेश्चंस लेकर डिस्कस किए हैं, तो इसमें तो फिलहाल पूरा आपको सॉल्व करके तभी आप उसके आंसर तक जा सकते हैं कि इसका क्या होगा। जब स्टेटमेंट बेस्ड आपसे क्वेश्चन दिए जाते हैं तो इसमें सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट टारगेट होता है इनकरेक्ट स्टेटमेंट को ढूंढना। जैसे ही आप इनकरेक्ट स्टेटमेंट को ढूंढ लेते हैं वैसे ऑप्शंस को बड़े आसानी से फिल्टर कर ले जाते हैं। जैसे आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें फर्स्ट आया है, यहाँ पे भी फर्स्ट आया, यहाँ पे भी फर्स्ट आया, तो अगर हम किसी तरीके से ये वेरीफाई कर दें कि फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है तो वैसे ही हमारा ये डिस्कार्ड हो जाएगा, बस हमारा यही करेक्ट हो जाएगा। तो जब भी स्टेटमेंट बेस्ड आपके क्वेश्चंस आते हैं तो फर्स्ट जो टारगेट होना चाहिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट को ढूंढने का। तो जहां जहां पे आए उस वैसे ही डिस्कार्ड कर देंगे, रेस्ट ऑफ ऑप्शंस में ही हमको क्या करना होगा, वर्क करना होगा। ठीक, तो फिलहाल ये लाइन ऑफ रिग्रेशन से दिए गए, इस लाइन ऑफ रिग्रेशन से हम लोग रिग्रेशन कोफिशिएंट को हम लोग मेजर करेंगे, और जब रिग्रेशन कोफिशिएंट जब निकल जाएगा तभी आगे का वर्क हम लोग कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें मैंने यहाँ पे भी इसमें एग्जांपल इसका सोल्यूशन रखा हुआ है 8x - 10 of y + 66 दिया गया। तो y को इन टर्म ऑफ x मैंने कन्वर्ट कर लिया है, और y को इन टर्म ऑफ x जब हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो जो x का जो कोफिशिएंट होगा वही इसके रिग्रेशन कोफिशिएंट y इन टर्म ऑफ x इसको रिप्रेजेंट करेगा। सेम इसको x इन टर्म ऑफ y मैंने कन्वर्ट कर लिया है, तो bx ऑन y जो 18/40 है, मतलब y का कोफिशिएंट ये आ गया। तो यहाँ से हम लोग रिग्रेशन कोफिशिएंट को मेजर कर लिए, यहाँ से y गिवन x जो आ गया 0.8 है, और जबकि इसमें कहा गया कि रिग्रेशन कोफिशिएंट कितना है आपका, द रिग्रेशन कोफिशिएंट x ऑन y 0.8, और जबकि यहाँ पे y गिवन x 0.8 आ रहा है, तो वैसे ही पहला स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है, और जैसे पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है तो ये भी डिस्कार्ड हो गया, ये भी डिस्कार्ड होगा, ये भी डिस्कार्ड, बस हमारा बी करेक्ट। अब आगे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं, हम अपने रिजल्ट तक आ गए, लेकिन हम इसमें यहाँ पे पूरे इसके सोल्यूशन को लेकर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से जब रिग्रेशन कोफिशिएंट निकल गया तो कोरिलेशन कोफिशिएंट का जो रिजल्ट है R² = प्रोडक्ट ऑफ बोथ रिग्रेशन कोफिशिएंट, या हम कह सकते हैं रिग्रेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट एट द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द बोथ ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट। तो हम इसको रख के सॉल्व करेंगे तो R की वैल्यू प्लस माइनस से 0.6 आ गया। अब इसमें से प्लस वाला होगा या माइनस वाला होगा वो हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, तो हम लोग देख सकते हैं कि जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है बोथ और पॉजिटिव, ठीक, तो इसके बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि R जो होगा वो पॉजिटिव बेसिस होगा, और अगर ये बोथ और निगेटिव है तो R जो होगा इसमें हम लोग निगेटिव बेस्ड लेंगे, क्योंकि जो स्ट्रक्चर जो चलता है bx ऑन y की अगर हम बात करते हैं R सिग्मा ऑफ x एंड सिग्मा ऑफ y, या by ऑन x अगर हम करते हैं तो R सिग्मा ऑफ y एंड सिग्मा ऑफ x। तो अब इसमें ये टर्म तो क्या होगा, ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, या हम कह सकते हैं ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। तो अब ये R जिस नेचर का होगा रिग्रेशन कोफिशिएंट भी क्या होगा, उसी नेचर का होगा, और लाइन ऑफ रिग्रेशंस में बोथ रिग्रेशंस कोफिशिएंट बोथ और पॉजिटिव, या हम कह सकते हैं बोथ और निगेटिव। इसमें कोई पॉजिटिव निगेटिव इस तरीके से नहीं चलता है, क्योंकि अगर पॉजिटिव निगेटिव चलेगा तो R = जब हम लोग करेंगे तो bx ऑन y इंटू by ऑन x, तो अगर इसमें एक पॉजिटिव एक निगेटिव आएगा तो ये एक इमेजिनरी वैल्यू बेस्ड हो जाएंगे। ठीक, तो या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या तो दोनों निगेटिव होंगे। ये जहाँ से क्वेश्चन लाइन ऑफ रिग्रेशंस का जो पार्ट है, मतलब लाइन ऑफ रिग्रेशंस के जितने भी सारे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन डिजाइन किया गया। तो आप इसको मतलब इसको और भी डिटेल में आप बुक के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। ठीक, चलिए, तो ये हो गया। अब इसमें y का जो y इन टर्म ऑफ x हम लोग निकाले हैं, तो x = 30 पे इसकी मैक्सिमम प्रोबेबल वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर रख के 30.6 आ गया। इट मीन्स हम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम लोग देख सकते हैं सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट, सेकेंड एंड थर्ड क्या आपका करेक्ट है, तो अगर हम इसके ऑप्शन बेस्ड चलते हैं तो ये बी एज इट क्या होगा, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चंस यहाँ पे लेके हम लोग इसको सॉल्व कर लिए। अब
आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया गया। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, कोवेरियंस दिया गया है एंड साथ में वेरिएंस दिए गए हैं। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ये 18r एक्स वाई वेस्ट ये होल स्क्वायर की इसकी वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा। तो अब ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, लेकिन यहाँ पे लेने का बस रीजंस मेरा यही है कि कोरिलेशन कोफिशिएंट को लेके भी क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं। जनरली जैसा कि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि जो आर ऑफ एक्स एंड वाई होता है वो क्या होता है, कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई और सिग्मा ऑफ एक्स एंड सिग्मा ऑफ वाई होता है। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर द कोरिलेशन कोफिशिएंट बेस्ड ये है। 4 वेरिएबल बेस्ड इसमें है, तो किसी 3 की वैल्यू देके चौथे से आपसे पूछी जाती है। ठीक, तो ये क्वेश्चन उसी के बेसिस पे। यहाँ से कोवेरियंस वेरिएंस का स्ट्रक्चर दिया गया, तो इसमें हम लोग वेरिएंस की अपनी जो बेसिक प्रॉपर्टी जैसे हम यहाँ पे कोवेरियंस ऑफ ए ऑफ एक्स एंड बी ऑफ वाई की बात करते हैं, ए बी कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई ये फार्मूला। साथ में वेरिएंस ऑफ एक्स की बात करते हैं ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ ए ऑफ एक्स की बात करेंगे तो ए एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स। ये सब रिजल्ट हम इसमें अप्लाई करके क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस को लेके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से मैंने इसका भी सोल्यूशन इसमें रखा हुआ है, कोवेरियंस दिया गया। कोवेरियंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, इस रिजल्ट का यूज करेंगे। यहाँ से ए बी बाहर हो गया तो 2 × 1 बाहर हो गया तो इसमें कट जाएगा तो ये 2 आ जाएगा। साथ में वेरिएंस का अगर करेंगे तो यहाँ से वेरिएंस ऑफ एक्स एंड वेरिएंस ऑफ वाई की वैल्यू भी निकल गया। अब जो कोरिलेशन कोफिशिएंट जो होता है आर ऑफ एक्स वाई बेस्ड हम कह सकते हैं कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई, सिग्मा ऑफ एक्स एंड सिग्मा ऑफ वाई, यही वैल्यू इसमें रख के सिंप्लीफाई कर दे तो और कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है आगे 1/9 रूट के इनसाइड 7 आ गया। अब इसमें हम रख के इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसमें हम कह सकते हैं, देखिएगा ये 9 आ गया तो कुछ और किया गया, इसमें आर दिया गया है 18, ठीक 1/9 रूट ऑफ 7 आ गया और 1/9 रूट ऑफ 7 देखिए इसमें ये इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो ये 2 ये 18 आएगा, इसमें मिस्टेक है, इसका करेक्शन किया जा सकता है। तो अब इसमें हम लोग करेंगे तो ये इस 18 से 18 कट गया तो वो 1/7 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसमें 1/7 एज इट इसमें मैच कर रहा है। तो क्वेश्चन 8 का करके आ जाए तो बी ऑप्शन एज इट इसमें क्या है, करेक्ट है। ठीक, तो ये भी आप सभी को समझ में आ गया। एक सिंपल फॉर्मेट बेस्ड ये क्वेश्चंस पूछा गया है तो इसको आसानी से किया जा सकता है। हाँ ये ध्यान दीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे कैलकुलेशंस में थोड़ा बहुत मिस्टेक कर दिया है तो इस तरीके से आपके अपने एग्जाम में भी मिस्टेक हो सकते हैं। तो कैलकुलेशंस में आपको ज़्यादातर आपको फोकस करना है, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं। कभी कभी होता है क्या कि आसानी से आसानी क्वेश्चंस भी मतलब इजी से इजी क्वेश्चंस भी गलत हो जाता है और रीजन्स यही होता है कैलकुलेशन मिस्टेक, तो उसे ध्यान देना आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बाइब्रेट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से पूछा गया। फिलहाल इस बार ISS में जो बाइब्रेट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से एक सिंगल क्वेश्चन ये पूछा गया था। वैसे अगर 2023 के क्वेश्चन पेपर की बात की जाए तो लगभग मुझे जहाँ तक लगता है 3 to 5 क्वेश्चन पूछा गया, 4 या 5 अप्रॉक्सीमेट नहीं बट एक आइडिया एक्सपेक्टेड हम कह सकते 3 to 5 क्वेश्चन पूछा गया। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वाइब्रेट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ से ISS में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अच्छे से इसके क्या इसके रिजल्ट जो फॉर्मूले इसको आपको अच्छे से तैयारी करना है। ये वाइब्रेट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेस दिया गया, साथ में एक्सपेक्टेशन कोवेरियंस एंड वेरिएंस की फॉर्मूला, तो डायरेक्ट रिजल्ट बेसिस है। इसमें भी जब इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हमारा जो मेन टारगेट होता है कि इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को ढूंढना। तो जैसे इसमें पहले स्टेटमेंट की बात की जाए पहला यहाँ पे भी आया, अगर हम किसी तरीके से ये वेरीफाई कर लें तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है तो वैसे ही हमारा क्या होगा, ये इसको हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे, बाकी हमारा यही करेक्ट होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2 ही ऑप्शन हमारा डिस्कार्ड होता है, बाकी 2 में हमको काम करना होता है, तो वो डिपेंड करता है, लेकिन फर्स्ट हम लोग यही अप्रोच लगाते हैं। ठीक, चलिए तो यहाँ से फार्मूला हम लोग यहाँ पर रखे हैं, वाइब्रेट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड है और इसमें क्वेश्चंस में ये गिवन है। तो एक्सपेक्टेशंस ऑफ वाई गिवन एक्स करेंगे तो म्यू ऑफ वाई प्लस आर सिग्मा ऑफ वाई अपॉन सिग्मा ऑफ एक्स एक्स माइनस ये म्यू एक्स दिया गया।
x इक्वल टू 7 बेस्ड ये वैल्यू है तो x इक्वल टू 7 रख देंगे। बाकी क्वेश्चंस इसके अकॉर्डिंग कंपैरिजन करेंगे तो ये मीन दिया गया, म्यू ऑफ x म्यू ऑफ y सिग्मा ऑफ x स्क्वायर सिग्मा ऑफ y की वैल्यू एंड साथ में कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू दिया गया। अब इसी फार्मूले में रखेंगे, सॉल्व करें तो ये 2 आ गया और जबकि यहाँ पे भी क्या क्या आ गया 2 बोला गया। तो अब हमारा काम चलने वाला नहीं है क्योंकि अब हमारा यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। अब इसमें नहीं, इसको डिस्कार्ड कर देंगे तब हमारे पास 3 ऑप्शन बच गया। तो 3 ऑप्शन के लिए हमको और भी सारे पे वर्क करना पड़ेगा। ठीक, तो कोवेरियंस की बात करें तो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई साथ में वेरियंस ऑफ एक्स प्लस वेरियंस ऑफ वाई माइनस कोवेरियंस ऑफ वाई एक्स कर सकते हैं। इसको एक्स नहीं पड़ा तो -20 आ गया। तो यहाँ पे भी -20 मैच कर रहा है तो अभी भी हमारा काम नहीं चला क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड दोनों करेक्ट है। तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों करेक्ट हैं तो अब ये भी करेक्ट हो सकता है और ये भी करेक्ट हो सकता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थर्ड करना पड़ेगा। तो थर्ड वेरिएंस आप करेंगे तो फार्मूला ये हमारा दिया, रो की वैल्यू 1/2 दिया गया, इसको लेकर सिंप्लीफाई करेंगे तो 27 आ गया। और इसमें भी क्या आ गया, यहाँ से भी देख सकते हैं 27 है, मतलब इसके तीनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है तो डी ऑप्शन क्या होगा, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये भी आप इसको देख सकते हैं। अब जो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग जस्ट इसके पहले वाले लेक्चर्स में जो प्रोबेबिलिटी पार्ट का जो लेक्चर था जिसमें हमारी एनालिसिस क्लास थी उसको लेकर हम लोग डिस्कस किए थे। यहाँ पे हम लोग लेकर डिस्कस करें इसका रीजंस क्या है। ये क्वेश्चंस ऐसा है जो एज ए बाइब्रेट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड भी कह सकते हैं और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड भी कह सकते हैं। तो एक डिस्ट्रीब्यूशंस का जो पार्ट होगा या स्टैटिस्टिकल मेथड्स का भी पार्ट हो गया। ठीक, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये प्रोबेबिलिटी का जो अपना जो पार्ट उसके इनसाइड इंक्लूडेड है और बाइब्रेट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये स्टैटिस्टिकल मेथड्स के इनसाइड है। तो इसलिए यहाँ पे भी मैंने लेके डिस्कस किया है। ठीक, तो ये एज इट इसमें कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, ये 2 डिफरेंट मतलब ये ऐसे डिफरेंट पेयर इसमें डिफाइन किया गया, नॉन ऑर्थोगोनल की बात किया जा रहा है। तो मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बताया था कि अगर एक्स ऑफ ए एक्स एंड एक्स बी ऑफ ए एक्स ये 2 क्वाड्रेटिक फॉर्म है, ये दोनों ऑर्थोगोनल कब होंगे, जब ए बी इक्वल टू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो हमारा जो मेन टारगेट है इस क्वाड्रेटिक फॉर्म से हमें ए एंड बी की वैल्यू को निकालना और फिर उसको आपस में प्रोडक्ट कर देना। तो अगर ए बी इक्वल टू 0 बेस्ड आ जा रहा है तो ऑर्थोगोनल है, अगर नहीं 0 आता है नॉन ऑर्थोगोनल हो जाएगा। ठीक, तो फिलहाल मैंने इन सभी क्वाड्रेटिक बेसिस पे यहाँ से मैट्रिक्स ए एंड बी की वैल्यू पे निकाल दिया है और इस पे ए बी इक्वल टू हम 0 चेक करें तो ए बी इक्वल टू नॉट इक्वल टू ये 0 आ रहा है। इट मीन्स ये सभी के सभी क्या है, नॉन ऑर्थोगोनल है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। डी एज इट ये क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग टोटल 10 क्वेश्चंस को लेकर डिस्कस किए और ये स्टैटिस्टिकल मेथड्स बेस्ड ये क्वेश्चंस आए हुए थे। तो इसमें कुछ इजी बेस्ड थे, कुछ थोड़े से टफ बेस्ड थे, लेकिन है एक सिस्टमेटिक बेस्ड है। अब इन टॉपिक को थोड़ा सा और भी डिटेल में आपको पढ़ना है तो मैंने यहाँ पे कुछ बुक को भी रिकमेंडेड किया है, आप इन बुक को फॉलो कर सकते हैं और इसमें बहुत अच्छे खासे कंटेंट दिए गए। ठीक, इनको आप पढ़ के आप इसको अच्छे से तैयारी आप लोग कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि जो टोटल हम लोग 10 क्वेश्चंस को लेकर डिस्कस किए, जो एक स्टैटिस्टिकल मेथड मतलब कि यूपीएससी आईएसएस 2024 के जो एग्जाम हुए थे उसमें यूनिट सेकेंड जो स्टैटिस्टिकल मेथड्स का जो पार्ट स्टार्ट फर्स्ट पेपर के इनसाइड इसके अपने टॉपिक सिलेबस और उन टॉपिक से रिगार्डेड जो क्वेश्चंस आए हुए हैं इन क्वेश्चंस को लेकर हम लोग डिस्कस किए। अब इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने से क्या फ़ायदा होगा ये भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। एक बेसिक हमको आइडिया मिलेगा कि अगर 2024 में क्वेश्चन इन टॉपिक से इस तरीके से आए हुए हैं तो भाई टॉपिक तो वही रहेंगे, बस थोड़े से इसमें कुछ पैटर्न चेंज होंगे। तो 2025 में भी इन्हीं सारे फार्मूले इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट को लेकर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन फॉर्म में करके क्वेश्चंस डिजाइन किए जाएंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने से यही हमको एक बेसिक आइडिया मिलता है कि नेक्स्ट जो एग्जाम होंगे उसमें किस तरीके से क्वेश्चंस ये बन सकते हैं। तो मेरा जो कहना आप सभी को यही है कि आप जैसे मैंने 2024 के क्वेश्चंस को लेके सॉल्व किया, मेरा अगर आप मेरे चैनल्स पे देखेंगे तो 2023 के जो क्वेश्चंस को भी मैंने लेके सॉल्व किया, 2022 के भी क्वेश्चंस को मैंने लेके सॉल्व किया है, इसी पैटर्न में लेके सॉल्व किया है। तो अगर आप उन सभी को एक सिस्टमेटिक वे में भी आप देखते हैं तो आपको एक बेसिक आइडिया लगेगा कि हाँ स्टैटिस्टिकल मेथड से किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वैसे प्रोबेबिलिटी पार्ट बेस्ड किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया है कि हमारा स्टैट्स फर्स्ट पेपर बेस्ड टोटल 4 लेक्चर्स आएंगे, 2 तो हो गए
और इन दो के इनसाइड टोटल मैंने 16 क्वेश्चंस को लेकर डिस्कस कर लिया, 16 या 15 आप कह सकते हैं, एक दोनों में कॉमन है। अब ऐसे ही हम लोग अगले लेक्चर्स में क्या करें, न्यूमेरिकल एनालिसिस को लेकर डिस्कस करेंगे। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस के अपने जो सिलेबस होंगे, फर्स्ट उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर उन टॉपिक से रिगार्डेड जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको भी सॉल्यूशंस लेकर डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मेरा अपना जो पढ़ाने का पैटर्न यहाँ पे मैंने चेंज किया है। पहले हम लोग क्या करते थे कि रैंडम बेसिस पे क्वेश्चंस लेते थे और उन क्वेश्चंस को बस एक नॉर्मल वे में मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन करके आपको बता देता था, लेकिन मैंने उसको पैटर्न को चेंज किया। अब जब भी हम मिलेंगे यहाँ पे हम लोग मैक्सिमम लेक्चर्स में हम उसके सॉल्यूशंस के साथ मिलेंगे। इससे होगा क्या कि हमें पढ़ाने में भी आसानी होगी और आपको समझने में भी आसानी होगी। ठीक, जो भी क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे बस मेरा पे यहाँ पे क्या टारगेट रहेगा कि इनके फॉर्मेट को समझाना और इनमें क्या क्या कैलकुलेशंस कैसे यूज किया गया, कौन सी मैथमेटिक्स यूज की वो आपको बताना। बाकी कैलकुलेशंस पार्ट तो वो आप कर सकते हैं। हाँ, बात हुई कि मतलब ये तो आप इस लेक्चर्स को आप देख ले जाएंगे, तो इसका पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगा? तो इसका जो पीडीएफ हमारे अपना जो टेलीग्राम ग्रुप जो पी स्टार ट्यूटोरियल का जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ से भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, या उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है वहाँ पर अटैच कर दिए जाएंगे, तो उस वहाँ से भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारी जो अपनी जो सोशल मीडिया, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, टेलीग्राम ग्रुप हो गया, उन सभी पे अवेलेबल होगा। तो आप वहाँ से भी, जहाँ से भी आप मुझसे जुड़े होंगे वहाँ से उससे कनेक्ट करके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, अब आप में से जो भी एस्पिरेंट्स एडिट यूपीएससी आईएएस 2025 को टारगेट करके चल रहे हैं, तो 2025 से रिगार्डेड हमारा एक प्रतिज्ञा बैच चल रहा है। ठीक, उस बैच के इनसाइड हम लोग जो स्टैट्स के जो पेपर्स हैं, ऑल ऑफ स्टैट्स पेपर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, इन सभी को हम लोग कवर कर रहे हैं और साथ में हमारा एफएलटी है, फुल लेंथ टेस्ट, ये सब इंक्लूड करके हमारा इसमें ऑफर प्राइस आपका चल रहा है। और इस समय 20,500 में एक कंप्लीट कोर्स आपको मिल जा रहा है, जबकि इस कोर्स की जो प्राइस है 35,500 है। तो ऑफर प्राइस 20,500 में। तो अगर आप में से जो भी स्टूडेंट्स एज इट मेरे कोर्स के थ्रू जुड़ना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। कोर्स का डिटेल हमारी ऑफिशियल वेबसाइट pstarstudio.com पे इसमें सारा डिटेल दिया हुआ है, तो आप वहाँ से इनरोल कर सकते हैं। ठीक, फिलहाल अगर हम बात करते हैं यूपीएससी आईएएस 2024 का फाइनल रिजल्ट आ गया है, तो यहाँ से इस प्लेटफॉर्म के थ्रू टोटल 6 स्टूडेंट्स का फाइनल सिलेक्शन हुआ है। वो मैंने आप सभी को पिछले लेक्चर्स में आपको बताया है। तो 1 बाय 1 उन सभी को मैं आप उनकी अपनी स्टडी कैसी क्या थी उन सभी के 1 बाय 1 उन सभी से आपको मिलाऊंगा भी, तो आप उसको वहाँ से उनके अपने स्टडी पैटर्न को आप देख सकते हैं। एक बेसिक आइडिया आपको मिलेगा कि आप भी अपने एग्जाम को किस तरीके से कैसे आप लेके चल सकते हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशंस में, और नेक्स्ट सेशंस में हम लोग इसके जो न्यूमेरिकल एनालिसिस का जो पार्ट है उसके अपने सिलेबस क्वेश्चंस किस तरीके से आए हुए हैं उनको लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, सो थैंक यू एवरीवन।